हेलो, वेलकम टू ऑल। आपके अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा। मैं हरभजन सिंह आज आप सभी के लिए ये नेक्स्ट सीरीज़ लेक्चर है आपका थर्ड यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए, जिसमें हम लोग डॉक्टर रंजीत सर की बुक से क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है और हम लोग आगे ऐसे ही हल करते चलेंगे सीरीज़ को और पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आंसर होने वाला है बताने की कोशिश करें इसको, आंसर को। यानी कि 1590 से और 1593 के बीच में थिएटर जो थे वो बिल्कुल ही बंद रहे थे। वो के क्या कारण था, क्यों बंद रहे थे, ये बताना है आपको इसमें। तो यानी कि वोवोनिक प्लेग था, या डिस्टरबेंस कॉज्ड बाय द पीपल था, या फिर डिस्टरबेंस कॉज्ड बाय द नाइट्स, या डिस्टरबेंस कॉज्ड बाय द इलाइट्स, क्या हो सकता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर क्या था कि लंदन के अंदर एक प्लेग फैला था। प्लेग महामारी फैली थी, बीमारी थी बहुत भयानक। तो जिसमें क्या था कि सभी थिएटर वगैरह और वहाँ की मॉल वगैरह जो भी थे वो सारे पब्लिक प्लेस थे, वो सब क्लोज कर दिए गए, बंद कर दिए गए थे। तो इसी दौरान ये प्लेग के कारण ही हमारे ये थिएटर भी क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। तो ये बुबोनिक प्लेग के कारण ही ये ऐसा हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट ऑप्शन विल बी ए रहेगा, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है बहुत थ्योरी दे रखी है आपको। हाँ, इन विच ईयर शेक्सपियर यूजेस द लॉन्गेस्ट वर्ड ऑनोरिफिकेबली ट्यूडिनिवस। ऑनोरिफिकेबली ट्यूडिनिवस यानी बहुत लंबा शब्द है। ये सबसे लॉन्गेस्ट जो शब्द दिया था विलियम शेक्सपियर ने, वो किस में दिया था, अपने कौन से प्ले में दिया था, ये आपको बताना है। तो ये आपको सबको पता होगा फ्रेंड, ये जो वर्ड दिया था वो लव्स लेवर लॉस्ट में था। कौन किस में था, लव्स लेवर लॉस्ट में था। तो ये आपको वर्ड लव्स लेवर लॉस्ट में देखने को मिलेगा। तो राइट ऑप्शन विल बी यहाँ पर आपका क्या होगा, वी होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो था पोस्टर्ड ने एक्ट 4 और सीन फर्स्ट में यानी कि बोला था, कौन था, पोस्टर्ड था जिसने बोला था लव्स लेवर लॉस्ट में। हाँ, ये है आपका द वार ऑफ रोजेस फिगर्स इन द वर्कशॉप। ये किसका वर्क है, यानी कि क्या है ये, तो बताना है आपको सभी को दोस्त क्या है ये। तो क्या था कि इंग्लैंड लंदन में क्या था, गद्दी के लिए एक वार चल रहा था। उस वार में ये जो था शेक्सपियर ने इसको कवर किया था। तो इसमें एक टेट्रोलॉजी थी, इन्होंने 4 प्ले को लिखा था, 4 प्ले इनके इंक्लूड हुए थे विलियम शेक्सपियर के। उस 4 प्ले के लिए जो बोला गया था उसका नाम रखा था इन्होंने वार ऑफ रोजेस। ये टेट्रालॉजी है। इस टेट्रालॉजी किसकी है, ये विलियम शेक्सपियर की है, जिसमें विलियम शेक्सपियर ने ये 4 प्ले को इंक्लूड किया था। तो यहाँ पर देखो ये कौन कौन सा था, देखो यहाँ पर द वार ऑफ रोजेस वाज ए 1963 थिएट्रिकल एडाप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर फर्स्ट हिस्टोरिकल टेट्रालॉजी। ये पहली टेट्रालॉजी थी। इस टेट्रालॉजी के अंदर 4 प्लेस को, कितने प्लेस को, 4 प्लेस को इंक्लूड किया गया था। यानी कि हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2 और हेनरी 6 पार्ट 3, और इसके साथ साथ में ये रिचर्ड 3 भी इसमें इंक्लूड था। तो ये आपका जो था ये फर्स्ट टेट्रालॉजी था, जिसमें ये क्या दिखाया गया था, वाइल डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हाउस ऑफ लैंकेस्टर एंड द हाउस ऑफ यॉर्क। यानी हाउस ऑफ लैंकेस्टर और हाउस ऑफ यॉर्क के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया था इसके अंदर, यानी इंग्लैंड में, यानी गद्दी के लिए कि लैंकेस्टर बोल रहे थे कि मैं गद्दी पे बैठूंगा और हाउस ऑफ यॉर्क बोल रहे थे कि मैं गद्दी पर बैठूंगा। तो ये कहानी इसमें दिखाई गई है। अगला है विच वर्क ऑफ हिज ऑन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन।
यानी मेरा पहला उत्तराधिकारी जिसको मैंने यानी जिससे मैंने शुरुआत की थी। विलियम शेक्सपियर किसको बोलते हैं, यानी पहला उत्तराधिकारी किसको बताते हैं विलियम शेक्सपियर अपना, तो वो उनका जो वर्क था एक वीनस एंड एडोनिस 1593 के अराउंड लिखा था इन्होंने, तो ये इनका पहला था, यानी वीनस एंड एडोनिस जो था। ठीक है, ये वी ऑप्शन राइट था यहाँ पर। वीनस एंड एडोनिस इज नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। इट वाज द फर्स्ट ऑफ वर्क टू बी पब्लिश्ड विलियम शेक्सपियर डेडिकेटेड टू हिज पैटर्न हेनरी रिस्ले, यानी हेनरी रिस्ले या फिर इनके लिए थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी कहा जाता है। इन विच शेक्सपियर डिस्क्राइब्स द पोएम एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन के रूप में इन्होंने बोला था इसके लिए। देखो, टाइगर्स हट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइट अबाउट शेक्सपियर, ये किसने बोला था ये शेक्सपियर के लिए, यानी कि कोई और नहीं थे, ये जो थे कि यूनिवर्सिटी बिट्स थे, यानी कि विलियम शेक्सपियर जो थे, विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही कम समय में यानी कि बिल्कुल एकदम से बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर ली थी, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे विलियम शेक्सपियर, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। इन्होंने क्या काम किया था कि इनसे पहले जो यूनिवर्सिटी बिट्स जो थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हुए जो लोग थे, उनका एक ग्रुप था। वो लोग इतना बढ़िया ब्लैंक वर्स और इतनी अच्छे प्लेज को लिख रहे थे, लेकिन फिर भी लोग उनके प्लेज से क्या थे, अछूते थे, उनके प्लेज में इतना इंटरेस्ट नहीं था लंदन में। तो ये विलियम शेक्सपियर जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन लोगों की नीड को पहचाना, यानी कि उनकी जो क्षेत्रीय भाषा थी, उस क्षेत्रीय भाषा में उन्होंने अपने प्लेज को लिखना शुरू किया। और जब उन्होंने उनकी क्षेत्रीय भाषा में लिखना शुरू किया तो उन लोगों के चीज़ें समझ आई। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे, वो क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा हाईली लैंग्वेज को यूज करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के यूज किया जाता था, जिससे लोगों के यानी कि जो अलंकारिक भाषा को यूज करते थे, जिससे लोग वो समझ नहीं पाते थे उस भाषा को। जब समझ नहीं पाते थे तो इस कारण उनके प्ले कम देखे जाते थे। लेकिन शेक्सपियर ने बिल्कुल देसी भाषा में उनकी नीड के अनुसार ही उन्होंने लिखना शुरू किया, और विलियम शेक्सपियर जो हुए वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गए। और बहुत ज़्यादा फेमस हो गए तो इन लोगों ने क्या किया, इन पर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि एक नौसिखिया जो कन खजूरा जैसा है वो हमारे बीच आया, वो अपने आप को ये समझ रहा है कि ये हमसे भी बढ़िया ब्लैंक वर्स लिख सकता है। तो ये कोई और नहीं थे, आपके रॉबर्ट ग्रीन साहब थे, जिन्होंने इस पर कमेंट किया था। कौन थे? रॉबर्ट ग्रीन साहब। राइट ऑप्शन विल बी सी होगा यहाँ पर। तो देखो, ग्रीन ग्रूट्स बर्थ ऑफ विट, यानी इनका एक वर्क था, विलियम जो रॉबर्ट ग्रीन साहब थे, उनका एक वर्क था जिसका नाम था ग्रूट, यानी कि ग्रूट्स बर्थ ऑफ विट। इसी में इन्होंने इस चीज़ को लिखा था। अबाउट विद ए मिलियन ऑफ रिपिटेंस 1592 इज ए ट्रैक्ट बाई रॉबर्ट ग्रीन। इन दिस ट्रैक्ट ग्रीन रोट अबाउट शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के बारे में इसमें लिखते हैं, यानी कि दोज पपेट्स आई मीन दैट स्पोक फ्रॉम आवर माउथ, दोज एंटिक्स गार्निश्ड इन और कलर्स, यस ट्रस्ट देन। नहीं, ये पूरा उन्होंने अपस्टार्ट क्रो भी बोला था इनके लिए, यानी कि ये चीज़ पूरी बोला था इन्होंने ये कमेंट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? हाँ, नेक्स्ट है आपका, ये फ्रेज है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये किसने यूज किया था ये आपको बताना है। यानी स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यानी कि जो थे विलियम शेक्सपियर जो थे, वो बहुत ही कम लैटिन जानते थे और बहुत ही कम ग्रीक जानते थे। यानी लैटिन और ग्रीक का इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो कौन थे आपके, तो यहाँ पर बताना है। तो वो कोई और नहीं थे, आपके बेन जॉनसन साहब थे। कौन थे? बेन जॉनसन साहब थे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी डी होने वाला है। बेन जॉनसन फेमसली सेड दैट शेक्सपियर हैड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, उन्होंने उन पे तंज कसी थी। अगला है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर होलोफर्नेस ए स्कूल मास्टर अपीयर्स, यानी कि जो एक होलोफर्नेस नाम का एक स्कूल मास्टर के रूप में एक करैक्टर है, वो विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होता है, वो आपको बताना है। तो ये होलोफर्नेस नाम का एक जो करैक्टर होता है, जो एक स्कूल मास्टर के रूप में होता है,
तो यानी कि इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर होलोफर्नेस, यानी शेक्सपियर होलोफर्नेस ए स्कूल मास्टर अपीयर्स, यानी कि तो वो कोई और नहीं होता है, वो आपका होता है प्ले होता है लव्स लेवर्स लॉस्ट। नहीं, लव्स लेवर लॉस्ट में होलोफर्स जो होता है, होलोफर्नेस जो होता है एक स्कूल मास्टर होता है, तो यानी लव लेवर लॉस्ट में ए होगा यहाँ पर ये। तो आप देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, मैं पूरा कवर कराने की कोशिश करूंगा आपकी। जो इसके बाद में पहले डॉक्टर रंजीत सर कंप्लीट करा लेंगे, और हमारे पास अब ज़्यादा नहीं 4 मंथ हैं, 4 मंथ में बहुत आराम से करेंगे इसको। पूरा कंप्लीट करने के बाद में हम लोग एस के अरोड़ा को भी कंप्लीट करेंगे, यानी कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इनके सबके कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। आप लगे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कर दीजिए दोस्तों में, जिससे दोस्त जुड़ जाएं हमसे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। तो ये है आपका फर्स्ट फोलियो जो कलेक्शन था, एडिशन था शेक्सपियर का, ड्रामेटिक वर्क वाज पब्लिश, यानी कब आया था ये आपका जो फर्स्ट फोलियो था विलियम शेक्सपियर का, वो कब पब्लिश हुआ? पोस्टमसली। पोस्टमस का मतलब होता है उनके मरणोपरांत, यानी कि विलियम शेक्सपियर के मरणोपरांत एक कलेक्शन आया था विलियम शेक्सपियर के ड्रामा का जो था, जिसमें 36 प्लेज को इंक्लूड किया गया था। कितने थे उनके विलियम शेक्सपियर? 36 प्ले इंक्लूड थे। एक प्ले जो था वो आपका पेरिक्लिस था, जिसे हम द प्रिंस ऑफ टायर बोलते हैं, वो आपका इंक्लूड नहीं था इसमें फर्स्ट में, इस प्ले में। तो ये आपका कोई नहीं, ये आपका 1623 में आया था फर्स्ट आपका ये फर्स्ट फोलियो, और सेकंड आया था 1632 में। आप क्या काम कर सकते हैं, अगर यही इसी से सेकंड फोलियो को याद करना चाहें तो देखो कितना अच्छा है। ये जो 1 सेकेंड, ये जो है आपका 1623 है, इसके पीछे वाले डिजिट उलट दो, यानी कि इसको कैसे कर रहे हो, 3 को पहले लिख लो और 2 को बाद में लिख लो। यानी क्या हुआ आपका, देखो यहाँ से ये क्या बन रहा है 61632, यानी 1632, ये आपका सेकंड फोलियो हो जाता है। यानी कि ये पीछे वाले डिजिट को उलट दो और क्या बन जाएगा, ये सेकंड फोलियो हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इन 1623 2 फेलो एक्टर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ शेक्सपियर, यानी कि जो थे जिन्होंने पब्लिश किया था इसके लिए, फर्स्ट फोलियो के लिए पब्लिश कराया था, वो कौन कौन से थे आपको बताना है। यहाँ पर देख लो, वो जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डिल थे, या फिर आपके जॉन डन या फिर हेनरी कॉन्डिल थे, या फिर जॉन ऑप्शन हेनरी कॉन्डिल थे, या फिर जॉन हेमिंग हेनरी फेल्डिंग थे। कौन थे आप बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपको सबको पता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे? जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डिल थे, वो कोई और नहीं थे, जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डिल थे, जिन्होंने इनके फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया था विलियम शेक्सपियर के, जो 1623 में आया था। हाउ मैनी प्लेज वर प्रिंटेड इन फोलियो फॉर्म्ड फर्स्ट इन 1623, यानी कि 1623 वाला जो उनका पहला फोलियो आया था, उसमें कितने प्ले को इंक्लूड किया गया था? तो मैंने आपको अभी हाल बताया था, वो 36 प्लेस थे, इसमें एक प्ले को इंक्लूड नहीं किया गया था। अगला है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो, यानी कि कौन सा ऐसा है जो जिसमें इनका पहला प्ले शामिल नहीं था। तो वो एक प्ले जो था फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं था, वो आपको पता है, वो है पेरिक्लिस। कौन सा था? पेरिक्लिस, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी ए होगा, एंड प्रिंस ऑफ टायर। तो ये तीनों इंक्लूड थे, पहला नहीं था। अगला है द फर्स्ट फोलियो वाज प्रीफेस्ड विद ए पोएम वाई इन विच पोइट प्रेजेंटली हाइल्ड शेक्सपियर इन ए नाउ फेमस कोट इज नोट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, यानी शेक्सपियर जो थे वो एक समय के लिए नहीं थे, वो एक लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए थे, वो हर टाइम के लिए थे। तो ये किसने बोला था, यानी कि पोएम वाई, ये पोएम किसने लिखी थी, यानी कि जिसमें ये बोला गया था। तो यानी कि ये वो कौन थे? तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी डी होने वाला है, सॉरी बी, हाँ, बेन जॉनसन। ये कौन थे आपके? कोई और नहीं थे, वो बेन जॉनसन थे। कौन थे? बेन जॉनसन थे, जिन्होंने ये कमेंट किया था, नोट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम। बेन जॉनसन रोट ए प्रीफेस टू द फोलियो विद दिस पोएम एड्रेस टू द रीडर, यानी फैसिंग द डॉर्सेट पोर्ट्रेट एनग्रेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The first folio edition of Shakespeare's plays was dedicated to the incomparable pair of brethren William, नंबर बताना है। ए नंबर में हर्बर्ट यानी थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड हिज ब्रदर फिलिप हर्बर्ट अर्ल ऑफ मॉन्टेग्री लेट फोर्थ अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, ये है या फिर डार्क लेडी या फेयर यूथ या सर थॉमस विट एंड अर्ल ऑफ सरे। तो ये आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर ए ही होने वाला है, ए होने वाला है। यहाँ पर ये वो कौन थे, थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे, यानी कि जिसे विलियम हर्बर्ट के नाम से भी जाना जाता था। सर फिलिप हर्बर्ट, इनके लिए ये डेडिकेट किया गया था। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन, यानी कि इनमें से कौन सा जो प्ले था वो विलियम शेक्सपियर के पहले फोलियो में इंक्लूड किया गया था। तो देखो, प्रिंस यानी पेरिक्लीस जो प्रिंस ऑफ टायर, ये तो था ही नहीं। द टू नोबल किंग्समैन, ये भी नहीं था। कार्डेनियो एंड लव्स लेवर्स लॉस्ट वन, ये भी नहीं था। तो इनमें से ये एक भी वर्क नहीं था। तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन विल भी होगा आपका डी होगा, नन ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, हाउ मैनी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज हैड ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन क्वार्टो एडिशन बिफोर 1623। 1623 से पहले क्वार्टो एडिशन आया था विलियम शेक्सपियर का, जिसमें विलियम शेक्सपियर के कुछ प्लेस को इंक्लूड किया गया था। वर्क जो थे वो इंक्लूड किए गए थे। वो कितने वर्क थे, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, राइट ऑप्शन विल बी डी। क्या होने वाला है, डी, यानी कि 19 वर्क जो थे वो इसमें फर्स्ट फोलियो में इनके इंक्लूड किए गए थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिटिसाइज शेक्सपियर इन ए पैम्पलेट कॉल्ड ए ग्रोथ वर्ड्स ऑफ विट वाउट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस 1592। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ये वर्क बताया था, उसी में कहा है। तो वो थॉमस किड थे या रॉबर्ट ग्रीन थे या फिर थॉमस नेस या मार्लो। तो यहाँ पर वो कोई और नहीं थे, आपके रॉबर्ट ग्रीन साहब ही थे जिन्होंने ग्रोथ वर्ड्स ऑफ विट्स माइंड में इनके लिए क्रिटिसाइज किया था विलियम शेक्सपियर के लिए। अगला है, हु कॉल्ड शेक्सपियर डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम व्हाट नीडिस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम एंड स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। ये किन के लिए बोला जाता है, यानी कि हु कॉल्ड शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर किसके लिए ये बोला जाता है, यानी हु कॉल्ड शेक्सपियर, यानी कि डियर सन ऑफ मेमोरी, यानी कि डियर सन ऑफ मेमोरी, यानी कि ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीडेस्ट दाउ सच वर्क विटनेस ऑफ दाई नेम एंड स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। तो ये किसके लिए बोला जाता है, ये शेक्सपियर के वर्क से लिया गया है। तो ये जॉन मिल्टन साहब के लिए, कौन है ये, जॉन मिल्टन साहब, फैंसीज चाइल्ड। राइट ऑप्शन विल बी ए, यानी द एबव लाइन आर टेकिंग, यानी कि टेकन फ्रॉम जॉन मिल्टन पोएम। किसकी पोएम से लिया गया है, जॉन मिल्टन की पोएम से लिया गया है। और उस पोएम का नाम जो है ओन शेक्सपियर है, जो 1630 में आई थी। व्हाट नीडेस्ट माई शेक्सपियर फॉर इज ऑनर्ड बाउंस, यानी फॉर इज ऑनर्स बाउंस द लेबर ऑफ एन एज इज फाइल्ड स्टोन्स और दैट हिज हावर्ड relinquished should be hide under a starry pointing primate dear son of memory, ये वाला चीज़ बोली थी। तो ये किसके वर्क में है, ये जॉन मिल्टन का वर्क है, ओन शेक्सपियर, उसमें बोला गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर वाज नोट फॉर इन ए व्हाट फॉर ऑल टाइम वाज अटर्ड बाई, यानी कि ये बोला गया है कि शेक्सपियर जो थे वो एक समय के लिए नहीं थे, वो हमेशा के लिए थे। तो ये किसने बोला है, कहाँ से लिया गया है, नेज बट फॉर ऑल टाइम। तो ये आपको बताना है, जॉन मिल्टन है, मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, या फिर बेन जॉनसन है, या फिर टी.एस. इलियट है, कौन है आपको बताना है। यहाँ पर राइट ऑप्शन विल भी क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपके वो कोई और नहीं, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के सारे कमेंट को आपको रट के रखना है, 1-2 कमेंट मिलता ही मिलता है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 100%, यानी कि इसमें क्या नाम है, सॉरी टीजीटी एग्जामिनेशन में। तो आपको जितने भी कमेंट हैं बेन जॉनसन के वो सारे रट के रखने हैं आपको। नेक्स्ट है आपका हु स्पीक, यानी फ्रैल्टी दाई नेम इज वुमेन,
यानी असफलता ही औरत का नाम है। हार ही यानी कि असफलता या हार ही औरत का नाम है। ये कौन बोलता है? तो हैमलेट बोलते हैं अपनी मदर गेट्रूड के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या काम किया था, जैसे ही उनके फादर की डेथ हो गई थी, उनके अंकल क्लाउडियस ने हैमलेट के फादर हैमलेट को मार दिया था। तो उनकी जो मदर थी गेट्रूड, उसने क्या किया था कि उसके अंकल से शादी कर ली। उनको पता ही नहीं था कि इन्होंने ही मारा है, और वो 1 महीना भी नहीं बीता और इतनी जल्दी उन्होंने शादी कर ली। तो उन्होंने बोला कि एक औरत जो होती है, उस औरत को एक सहारे की ज़रूरत होती है, औरत बिना सहारे के नहीं रह सकती, यानी कि असफलता ही औरत का दूसरा नाम है। ये कौन बोलते हैं? हैमलेट बोलते हैं। ये हैमलेट की कोट है अपनी माता गेट्रूड के बारे में। नेक्स्ट है टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, यानी टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे। तो ये कहाँ से ली गई है आपकी? यानी कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम से ली है, या 12th नाइट, या एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा मैसर से ली है। तो ये लाइन कहाँ से ली है? तो आपकी कहीं और नहीं, ये आपकी लाइनें जो ली गई हैं वो मैसर से ली गई हैं। विलियम शेक्सपियर का जो ये प्ले है, ये नहीं, वो टेक द दोज लिप्स एक्ट 4 सीन 1 में बोली गई ये लाइनें। नेक्स्ट है ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। तो विच ऑफ दिस, यानी कि ट्रेजिक हीरोज अटर्स दीज वर्ड। कौन बोलता है? ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूसेस ऑफ वर्ल्ड। तो ये कौन बोलता है? तो आपका ये किंग लियर है, सॉरी, यानी कि क्या चीज़ है? ओ गॉड, ये यानी कि ओ गॉड वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये कोई और नहीं, आपका ये है आपका हैमलेट। कौन है ये? हैमलेट है। ये आपका राइट आंसर होगा, विल बी ए होगा। हैमलेट के द्वारा बोला जाता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी ए होगा। नेक्स्ट है हु सिंग्स दी सॉन्ग, यानी अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो दाउ विंटर्स विंड इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट के बारे में, ये एज यू लाइक इट प्ले में ये एक सॉन्ग होता है, वो कौन बोलता है ये बताना है आपको। यानी कि क्या है? अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो दाउ विंटर विंड इन एज यू लाइक इट में, यानी विंटर विंड ये किस में है? एज यू लाइक इट का ये एमिन्स बोलता है, ये एमिन्स का सॉन्ग है। किसका है? ये एमिन्स का सॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन विल बी ए होगा यहाँ पर। एक्ट 2 सीन 5 में है। ये है अगला है क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। ये कौन बोलता है और कहाँ बोला जाता है? यानी फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर, ये कहाँ से ली गई है और इसका कौन बोलने वाला है? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। तो ये किसकी लाइनें हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा होने वाला है? डी होने वाला है। ये राइट ऑप्शन विल बी डी होने वाला है। टेम्पेस्ट की लाइन है, कौन बोलता है? प्रोस्पेरो बोलता है। टेम्पेस्ट में कौन बोलता है? ये प्रोस्पेरो बोलता है। यानी कि वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड। तो ये आपकी डी ऑप्शन राइट होगा। Which drama of Shakespeare has no prose? It also called lyrical tragedy. lyrical tragedy के रूप में माना जाता है। ऐसा कौन सा शेक्सपियर का ड्रामा है जिसे प्रोज के रूप में नहीं माना जाता है? तो वो और कोई नहीं, आपका रिचर्ड सेकंड है। कौन है? रिचर्ड सेकंड है। राइट ऑप्शन विल बी सी होगा यहाँ पर। Who speak the following lines? I am a man more sinner against than sinning। यानी कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ
जिसके प्रति पाप के ऊपर पाप किया गया है, यानी पाप के भी आगे पाप, यानी पाप के लिए पाप किया गया है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, यानी आई एम ए मैन, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, पाप के ऊपर पाप किया गया है, यानी पाप से भी पाप, यानी पाप से बड़ा भी पाप, यानी पापी से भी बड़ा पापी हूँ। तो ये कौन है आपका? किंग लियर हैं, किंग लियर में बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी क्या होने वाला है यहाँ पर? सी होने वाला है। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड। Who speaks the following line in King Lear? The younger rises when the old doth fall. यानी कि जब बूढ़ा, यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति गिरता है तो एक युवा बड़ा होता है, यानी उठता है। यानी कि जब एक बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो वृद्ध होता है, यानी कि बड़ा व्यक्ति जो होता है वो एक वृद्ध अवस्था की तरफ चलता है, तो एक छोटा बच्चा जो होता है वो एक युवा अवस्था की तरफ चलता है। यानी कि जब एक बूढ़ा गिरता है तो एक यंग खड़ा होता है, उठता है। तो ये किसकी लाइनें हैं? तो आपका कौन बोलता है ये? तो ये एडगर है या फिर एडमंड है या रीगन है या फिर किंग लियर है? तो आपको बताना है यहाँ पर। तो ये कोई और नहीं, आपका एडमंड है। कौन है ये? एडमंड है, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी सी होगा। कौन है? एडमंड है किंग लियर में। द रेस्ट इज साइलेंट, द रेस्ट इज साइलेंस, यानी मृत्यु एक क्या है? बिल्कुल शांत है। दीज आर द, यानी दीज आर द लास्ट वर्ड्स बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर, यानी कि मृत्यु के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं रहता है, यानी एक बिल्कुल आराम करना है। यानी मृत्यु जो है वो, रेस्ट जो है वो क्या है? एक शांति है, यानी मृत्यु के समान है। आराम करना एक मृत्यु के समान है। ये कौन बोलता है? आपको बताना है। किसकी कमेंट है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी हैमलेट, सी होगा। क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन विल बी सी होगा। कौन है आपके? हैमलेट है। तो नेक्स्ट है, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडी, यानी शेक्सपियर हैज़ नो हीरो, ही हैज़ ओनली हीरोइंस, यानी कि शेक्सपियर के प्ले में हीरो कम और हीरोइंस ज़्यादा, यानी कि कोई हीरो नहीं है, सारे के सारे प्ले में हीरोइंस होती हैं। तो ये किसका कमेंट है? बताएंगे यहाँ पर। तो इसका कमेंट किसका है ये? तो यहाँ पर देख लीजिए, राइट ऑप्शन विल बी आपका कौन सा है? यानी कि सी है। यानी कि सी क्या है? जॉन रस्किन साहब कहते हैं। कौन कहते हैं ये बात? जॉन रस्किन साहब कहते हैं। यहाँ पर अगला है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स? देयर नीड्स नो सच माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन। तो ये किंग लियर में है, मैकबेथ, हैमलेट है, हेनरी फोर्थ में है। बताइए, पीजीटी का है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, सी ऑप्शन राइट है आपका। कौन सा है? सी ऑप्शन राइट है। कौन है ये? हैमलेट है। कौन है ये? हैमलेट है। टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? द टीडियस वाइसक्रिफ हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। बताना ये लाइन है। यानी दूषित बुद्धि वाला व्यक्ति जो अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसकी बुद्धि खराब होती है वो हमेशा अपने विनाश का ही मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये कोई और नहीं है, पोलोनियस होता है, जो स्पीच देता है अपने बेटे के लिए, नहीं समझाता है। तो ये क्या? कौन है? पोलोनियस है। हैमलेट में बोलता है ये। अगला है, हु प्राइज शेक्सपियर दाऊ अदर अवॉइड्स आवर क्वेश्चन दाऊ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क दाऊ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। यानी कि उसके पास में कोई भी आर्ट और कला नहीं है, कोई भी उसके पास में कुछ नहीं जानता है, वो आर्ट फ्री है, बिल्कुल आर्ट फ्री है, बहुत ही छोटा है और जबकि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आर्टफुल मानता है, यानी कि कला में उसे कुछ नहीं आता है शेक्सपियर को। तो ये किसने कहा है? ये किसने कमेंट किया है? तो यहाँ पर डॉक्टर जॉन है या फिर आपके मैथ्यू अर्नोल्ड, कॉलरिज या टी.एस. एलियट। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड साहब हैं आपके। कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड साहब है। राइट ऑप्शन विल बी वी हो यहाँ पर। देखो, विच ऑफ द
विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन आपका हैमलेट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हैमलेट को कहा जाता है। ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम नहीं हैमलेट को दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द मैच दैट डज नोट मैच। नहीं, टच स्टोन आपका एज यू लाइक इट में है, गॉन्ड्रिल किंग लियर में है, वेन जूलियस सीजर में है, गोवो ट्वेल्थ नाइट में। ये आपका मिसमैच है, यानी गोवो जो होता है वो ट्वेल्थ नाइट में नहीं है ये करेक्टर, तो ये आपका मिसमैच है। तो यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स, यानी कि आपको बताना है, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी येट द स्पिरिट वॉक्स अब्रोड द टर्न्स ऑफ स्वार्ड्स। तो आपको बताना है यहाँ पर इन और ऑन प्रॉपर, यानी प्रॉपर एंट्राइल्स व्हाट इज द सीनरी ऑफ दिस स्टेटमेंट। कौन कहता है? ब्रूटस कहता है इन मोर्निंग ओवर कैसियस असाइनेशन, या फिर ब्रूटस इज किलिंग हिमसेल्फ, या फिर कैसियस कहता वाज स्लेनी बाई इनेमी इवन आफ्टर डेथ, या फिर कैसियस वाज वीपिंग, यानी कि तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होने वाला है आपका? वी होने वाला है। ब्रूटस इज किलिंग हिमसेल्फ, यानी कि जब अपने आप को मारता है ब्रूटस तब कहता है, यानी कि ये कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स द 7 एजेस ऑफ मैन। यानी मैन की 7 एजों के बारे में कौन सी प्ले में डिस्क्राइब किया विलियम शेक्सपियर में? तो यहाँ पर ये है किंग लियर है, या फिर हैमलेट, या एज यू लाइक इट, या फिर जूलियस सीजर। ये कौन सा होगा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी सी होगा, यानी एज यू लाइक इट में 7 एजेस के बारे में बताया गया है मैन की। सी। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर्स आर डन, यानी कि वो कब थे? यानी कि आप बिफोर 1595 या आफ्टर 1603, या फिर बिफोर 1604 या आफ्टर 1612। तो ये आफ्टर 1603 के, यानी कि जो पहले के थे, आफ्टर 1603 वाले जो वर्क थे वो बहुत ही ज़्यादा इनके पॉपुलर हुए थे, यानी कि बाद के 1603 के बाद के, जिनमें ये दिए हुए हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस है, और मच एडो अबाउट नथिंग है, एज यू लाइक इट है, और ट्वेल्थ नाइट है। ये इनके बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। और फिर इसके बाद में इनकी कुछ ट्रेजेडी हैं, ऑथेलो, किंग लियर, यानी कि मैकबेथ और हैमलेट, ये दे रखे हैं आपकी। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। ओ जूलियस सीजर दाउ आर माइटी येट दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रोड एंड टर्न्स और स्वॉर्ड इन और proper external, what is the essence of this statement? यानी ब्रूटस वाज टू माइटी, या फिर कैसियस वाज माइटी एवन आफ्टर हिज डेथ, या एंटोनी वाज माइटी, या कैसियस वाज माइटी। यानी इसमें क्या कौन किन की चीज़ें हैं, क्या है? आंसर बताना आपको यहाँ पर। राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? तो ये यहाँ पर सी होने वाला है, बी, हाँ बी बोल रहे हैं, यानी कि कैसियस सी, यानी कि सी, यानी कि राइट ऑप्शन विल भी क्या होगा? बी होगा। कैसियस वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, ये होता है। 140 पे आते हैं। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, यानी मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है? तो यहाँ पर वो और कोई नहीं, वांको है। कौन है? वांको। राइट ऑप्शन विल भी सी है। क्या यहाँ पर? सी है, वांको का घोस्ट देखता है। The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves that we are underlinings. Cassius made this remark before Brutus because, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? राइट ऑप्शन, यानी कि he loves Brutus and wants to see his on the top. He hated Brutus and wanted to kill him. He hated Cassius and wanted to kill him. He jealous of growing power of Cassius and wanted Brutus to be with him. तो यहाँ पर यही राइट ऑप्शन होने वाला है आपका। क्या होने वाला है आपका? डी। नहीं, वो क्या कर रहा था? उसकी पावर से जल रहा था, यानी कि वो उसको टॉप पे पहुंच गया, इसलिए उसकी पावर से जल रहा था। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर स्केयरली एनी दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड। यानी इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस, यानी कि एफर्ट
एफर्ट इन शेक्सपियर स्केयरली एनी, दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड भाई किसके द्वारा, थॉमस हार्डी या फिर टी.एस. इलियट या विलियम हैजलिट या निस्सिम एस्केल। तो विलियम हैजलिट होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल बी सी। कौन है आपके, विलियम हैजलिट है। रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोए डेप्थ। हाँ, तो इसमें राइट ऑप्शन दैट ही हैड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर्स ही हैड टेकन ए लोन, या फिर दैट समवन वाज ट्राइंग टू किल हिम, दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। तो यहाँ पर ये कमेंट का बताना है आपको, यानी माई लाइफ इज़ माई फोइज डेप्थ, यानी कि मेरा जो जीवन है वो मेरे दुश्मन के हाथ में है। तो ये आपको क्या था कि जूलियट थी वो उससे प्यार करती थी रोमियो से, जिसके रोमियो की फैमिली से जो थे जूलियट की फैमिली वाले बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, यानी उनमें क्या थी, बहुत ज़्यादा दुश्मनी चल रही थी, और वो जूलियट क्या कर रही थी, उससे प्यार कर रही थी। तो वो ये इसलिए कह रही थी मेरी जो जीवन है मेरे दुश्मन के हाथ में है, तो ये क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। तो ये कौन सा, सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ऑथर्ड बाई विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया, ये विलियम शेक्सपियर का कौन सा वर्क नहीं है, तो ये सबको पता है, हैमलेट तो उनका है ही, टेम्पेस्ट भी है, जूलियस सीजर भी है, और नीचे लास्ट वाला जो है डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड, ये वाला डी वाला, ये वाला वर्क विलियम शेक्सपियर का नहीं है यहाँ पर। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट, सबसे पहले किसने लिखना शुरू किया था, तो सबसे पहले इनमें जन्म किसका हुआ था, विलियम शेक्सपियर का। तो विलियम शेक्सपियर ने ही राइटिंग करना सबसे पहले शुरू किया गया था, तो यही ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए ब्रिटिश सिटीजन, इनमें से कौन था जो ब्रिटिश सिटीजन नहीं था, बाकी सब थे। तो यहाँ पर आपका ब्रिटिश सिटीजन कैथरीन फ्रैंक नहीं होंगे यहाँ पर, टी ऑप्शन राइट है, यानी कि जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ सबके सब ब्रिटिश सिटीजन थे, बस कैथरीन फ्रैंक नहीं था। 47 है 147। द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट इज पोइटिक प्रोज, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव प्रोज या ड्रामेटिक वर्स। किसमें लिखते थे वो, ब्लैंक वर्स का यूज करते थे मोस्ट ऑफ टाइम, ब्लैंक वर्स में सबसे ज़्यादा अच्छा लिखते थे वो। शेक्सपियर्स सोनेट 1 to 126 जनरली saw a reaction of general philosophy of on life, dramatic interchange, पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पैटर्न, या फिर ड्रामेटिक आर्गूमेंट विद द डार्क लेडी। तो ये कोई और नहीं, सी ऑप्शन राइट है, यानी पर्सनल रिलेशनशिप के लिए और पैटर्न्स के लिए डेडिकेटेड था, उनके बारे में दिखाया गया इसमें। अगला क्या है, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन द कॉमेडी एंड हिस्ट्रीज में लिया जाता है जूलियस सीजर को, या फिर द कॉमेडी एंड ट्रेजेडीज में लिया जाता है, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज में लिया जाता है, द ट्रेजेडी एंड रोमांस। तो ये वो एक हिस्ट्री भी है और एक ये हिस्ट्री ट्रेजेडी हिस्ट्री है, ट्रेजिक हिस्ट्री है, तो यानी हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज में लिया जाता है इसे, सी ऑप्शन राइट होगा। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज ही हैड गिवन हर द लायंस शेयर ऑफ हिज किंगडम, या फिर ही हैड डिप्राइव हर ऑफ हर शेयर इन द किंगडम, या फिर आउट ऑफ हर जीनियस लव फॉर हिम सी हेटेड हर एल्डर सिस्टर। तो वो क्या कर रही थी कि आउट ऑफ हर जीनियस लव फॉर हिम, यानी कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने पापा के लिए, तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। इसलिए वो क्या करती है, कॉर्डेलिया उनकी हेल्प करती है, सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे के लिए प्यार बनाए रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम इसी प्रकार की और भी वीडियो ला सकें आपके साथ में, पूरा का पूरा हम क्लियर कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, ठीक है, आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।